खबर मोतिहारी से, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां सतपिपरा गांव में छापेमारी करते हुए 20 लाख रुपए के स्मैक को जब्त किया गया। वहीं मौके से पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। तो मोतिहारी से बड़ी खबर, 20 लाख रुपए के स्मैक की जब्ती की गई है। एक तस्कर को भी पुलिस ने धर दबोचा है और उससे पूछताछ की जा रही है और इस पूरे नेटवर्क को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं खबर अब कटिहार से मिल रही है। कोचिंग संचालक मोहम्मद फंटू गिरफ्तार। अश्लील हरकत करने का आरोप है। लड़की का मोहम्मद फंटू पर आरोप। आर्यन सिंह नाम बता करके छेड़छाड़ की गई। मनिहारी थाना में मामला दर्ज हुआ। लेलाहा चौक से मोहम्मद फंटू गिरफ्तार। आपको बताते चले, अपने आप को आर्यन नाम बताया था इस व्यक्ति ने और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था, लड़कियों से रिलेशनशिप बनाने के लिए कहता था। ऐसे मामले सामने आए, लड़कियों ने आरोप लगाया और उसके बाद कार्रवाई हुई है। मनिहारी थाना में मामला दर्ज किया गया। लेलाहा चौक से मोहम्मद फंटू गिरफ्तार हो चुका है। कटिहार का ये मामला है। और बड़ी खबर रांची से, जहां महिला आर्मी अधिकारी से मारपीट की गई है। अधिकारी के 4 महीने के बच्ची को फेंक दिया गया। 2 अपराधी ने घर में घुसकर महिला आर्मी अधिकारी से मारपीट की, उसके ऊपर हमला किया है। बच्चे महिला का आर्मी अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। मेजर के पति ने इसे लेकर एक मामला भी दर्ज कराया है। मेजर रीना यादव से मारपीट की गई है। रीना के पति मेजर अविलेश भारती बताए जा रहे हैं और आर्मी कैंप के अंदर मारपीट एक बार फिर से गंभीर सवाल भी पैदा कर दिया। अब इस मामले को लेकर पुलिस अपनी तहकीकात में जुट गई है। रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो आर्मी कैंप के अंदर इस तरीके से सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि ये दोनों अपराधी शख्स कैसे घर में घुसते हैं। रांची के खेलगांव इलाके में जिस आर्मी कैंप में ये घर में घुसकर हमला किया गया, उससे लेकर अब बड़ा सवाल उठ रहा है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में नर्स के साथ मारपीट और हंगामे के बाद अस्पताल की नर्स आंदोलन पर उतर गई हैं। घटना के बाद रिम्स की नर्स ने खुद को मेडिकल ड्यूटी से अलग कर लिया है और ट्रॉमा सेंटर के बाहर प्रदर्शन करके डायरेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बुलाने की मांग पर अड़ी हुई दिखाई दी। बताया जा रहा है कि मेडिसिन वार्ड में शाम 4 बजे मरीज हबीब अंसारी के अटेंडेंट ने नर्स के साथ मारपीट की थी, जिससे नाराज नर्स आर पार के मूड में दिख रही और नर्स का आरोप है कि मंत्री इरफान अंसारी का नाम लेकर रिम्स में लोग धमकी देते हैं और गाली गलौज करते हैं। आरोप है कि मरीज के अटेंडेंट खुद को कांग्रेस का नेता बता रहे थे और इसकी शिकायत रिम्स प्रबंधन से किए जाने पर उन्हें ही डांटा जाता है। कार्य बहिष्कार कर रहे मेडिकल स्टाफ ने सुरक्षा की गारंटी मिलने तक काम पर नहीं लौटने की बात कही है। आपको सस्पेंड करवा देंगे, हमेशा ऐसे ही ये लोग पेशेंट पार्टी बोलते रहते हैं। कभी कभार तो 1:30 बजे रात को ड्रिंक करके आके ऐसे बोलते हैं भाई कि मेरा पेपर दो, जबकि बीएसटी हमेशा गवर्नमेंट का कागजात है, वो हम लोग दे नहीं सकते। फिर भी ड्रिंक करके धमकी, मारपीट करके, जोर से आवाज उठा के, हम लोग को डरा के, मतलब बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करके लोग अपना काम मतलब इस तरीके से करता है। लोग अभी भी ड्यूटी पे नहीं रहते हैं, वो लोग हमेशा चले जाते हैं। अभय सर को बुलाइए, मैं कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ, मैं उसकी नेता हूँ, अभय सर क्यों नहीं रहते हैं, और उनके बारे में गलत बात करने लगे। तो मैंने उनको बस इतना बोला कि चलिए आप बाहर चलिए और जाके वहाँ बाहर चल के बात कीजिए बोल के, ड्यूटी से बाहर। और तो वो मुझे ही उल्टा धमकी देने लगे कि मैं आपकी जॉब छीन लूंगी, आपको नौकरी से बर्खास्त करवा दूंगी। ये तो आए दिन हो रहा है, एक दिन का नहीं है। ये सोच थोड़ी रहे कि आज की बात नहीं है। कितने ही मामले हुए, कितने ही तो दब गए हैं। अगर हम अभी भी जाके दबाना चाहे ये भी दब जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, उल्टा डाटा जाता है कि आप नर्स हो। हजारीबाग के बरही में 2 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना से लोग बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। शहर में युवा वर्ग और सामाजिक संगठनों की ओर से आक्रोश मार्च तक निकाला गया, जिसमें शामिल लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आक्रोश मार्च में बरही विधायक मनोज कुमार यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना से समाज शर्मसार होता है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से इस पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की भी मांग की। बहुत ही भीषण घटना है, स्थिति कम है और निश्चित रूप से ऐसे गिरफ्तार करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरा कोई ऐसी हरकत न कर सके। हम नहीं, पूरा बड़ी विधानसभा की जनता इसमें मांग करना चाहती है कि इसमें पोस्को एक्ट के तहत जल्द से जल्द कार्रवाई हो
और निर्भया रेप केस की तरह उसमें भी जो भी अपराधी है उसको फांसी की सजा दिया जाए, इसे ही हम लोग सरकार और प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं। नवादा में स्टंटबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बार स्टंट किसी बाइक से नहीं बल्कि ई रिक्शा से की गई है। युवक ई रिक्शा के साथ खतरनाक स्टंट करता हुआ दिखाई देता है। वायरल वीडियो रजौली का बताया जा रहा है। ये देखिए आप, ई रिक्शा से स्टंट करता हुआ ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है। 2 पहिए से केवल आगे बढ़ रहा है, ऊपर एक और व्यक्ति बैठा हुआ है। ये काफी जानलेवा हो सकता है, ऐसा प्रयास आप कभी ना करें और ऐसे युवकों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। स्टंटबाजी का ये वीडियो वायरल है। ये खतरनाक स्टंट करता हुआ ई रिक्शा दिखाई दे रहा है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव की तारीखों के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। निकाय चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे और मतदान बैलेट पेपर से होगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निकाय चुनाव की पूरी समय सारणी जारी कर दी है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक प्रत्याशी 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल कर पाएंगे। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 5 फरवरी को होगी, जबकि 6 फरवरी तक नाम वापसी की अंतिम तिथि तय की गई। 7 फरवरी को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी 48 नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि ये चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे और मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराया जाएगा। प्रशासन को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। तिथि घोषित होते ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है। जहां तक तैयारी की बात है तो जिला कमेटी, नगर कमेटी, महानगर कमेटी अपने स्तर से इन सारे चीजों को देख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी नगर निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। बीजेपी का दावा है कि पार्टी समर्थित उम्मीदवार 80% से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने वाले हैं। पूरी उम्मीद है कि 80% से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। तभी इन्होंने जो है वो दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराने का निर्णय किया है। चुनाव निर्वाचन आयोग के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। तो ऐसे में जान लीजिए एक बार फिर कि कब होगा चुनाव और क्या खास है इस बार के चुनाव में। 48 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। 23 फरवरी को मतदान होगा, 27 फरवरी को मतगणना होगी, 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक नामांकन किया जा सकेगा। 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। गैर दलीय आधार पर चुनाव होंगे। वहीं बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाएगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। 48 नगर निकायों में होने वाले इस चुनाव को लेकर सभी दल चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गए। अब सबकी निगाहें नामांकन प्रक्रिया पर टिकी हैं, जहां से स्थानीय सियासत की असली तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और गौरव झा के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है। देखिए, यहां पर पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद राहुल गांधी को डरपोक और कमजोर नेता बताने के कारण शकील अहमद की सुरक्षा बढ़ाई गई, क्योंकि शकील अहमद के इस बयान के खिलाफ युवा कांग्रेस ने विरोध करने को कहा था। लिहाजा हमले की आशंका को देखते हुए शकील अहमद की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर शकील अहमद से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। सर, क्या कहेंगे? कांग्रेस डरपोक आप राहुल गांधी को कहने के बाद कांग्रेस डर गई है या आप डरे हैं? ये छोटे भैया जो राहुल गांधी जी को राहुल वाली टीम के हैं वही कुछ बयान दे रहे हैं। तो कल शाम में, कल ही मैं आया दिल्ली से, कल शाम में मैं यहीं बैठा था। रात में
तो यूथ कांग्रेस, अब भाई मानव संबंध कोई बिजली का बटन से नहीं ऑन ऑफ होता है। 41 साल मैं साथ रहा हूं, ये सब मेरे भाई भतीजे हैं जो कांग्रेस में हैं अभी। तो उन्हीं में से यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ लोगों ने फोन किया कि सर ऐसे ऐसे दिल्ली से आदेश आया है, आपका खिलाफ पुतला दहन करना है, आपके मधुबनी और पटना के घर पर अटैक करना है, अपना समझ जाइए। तो मैंने भी सीएम के यहाँ फोन कर दिया, वो गवर्नर साहब के यहाँ फोन कर दिया, प्रशासन के फुलवारी है और उनके डीएसपी हैं, इन सब लोगों को फोन कर दिया, डीजी को भी फोन किया। हाँ, तो सबको फोन चला गया। कोई पार्टी भी ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। जिंदगी भर कांग्रेस का समर्थक था, कांग्रेस का समर्थक हूं, कांग्रेस का समर्थक रहूंगा। मेरे पूर्वजों ने, मेरे पिता ने, मेरे दादा ने जिस आइडियोलॉजी को चुना, हम जिंदगी भर के जिंदगी के आखिरी सांस तक उसी आइडियोलॉजी अपनी। बिहार में 2 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है और विपक्ष सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। आरजेडी नीतीश सरकार को अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेगी। वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि नई एनडीए सरकार हर मोर्चे पर विफल है, जिसके जवाब में जेडीयू ने पलटवार किया और सदन से विपक्ष के नेता ही गायब हैं, इसका आरोप लगाया। विरोधियों ने सदन की कार्यवाही को बाधित करने का मन पहले ही बना लिया है, ये बेवजह सदन की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं। हाल के दिनों में मधेपुरा, बेगूसराय, खगड़िया और पटना में जिस तरह से अबलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं खुलकर के आई और प्रशासनिक गठजोड़ के खुलासे के बाद सत्ता प्रतिष्ठान ने जो चुप्पी साधी, वह भी सवाल होगा। बिहार भारत में सर्वाधिक कर्ज लेने वाला राज्य बन चुका है। ड्रॉप आउट के मामले में बिहार नंबर 1 पर है। हेल्थ सेक्टर के मामले में बिहार फिसड्डी है। एजुकेशन के मामले में बिहार फिसड्डी है। ये पिछले 20 वर्षों की बिहार की उपलब्धि है और क्यों नहीं इस उपलब्धि पर हर पल, हर क्षण, हर मोड़ पर नीतीश सरकार को घेरा जाए। बिहार में विपक्ष पूर्ण रूपेण मुद्दा विहीन है। नेता विपक्ष गायब हैं। राज्यपाल के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण सत्र से नेता विपक्ष गायब हो गए थे, उसके बाद 40 दिन के करीब गायब रहे। देखिए, विपक्ष ने कभी विधानसभा के सत्र को सीरियस नहीं लिया। हमेशा विपक्ष ने ये कोशिश की कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे बाधित किया जाए, कैसे सरकार के कामों को रोका जाए। उनके पास न तो कोई विकास का एजेंडा है और न ही बिहार की जनता के लिए कोई सोच है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है और जिसको लेकर अभी से ही देखिए चर्चा शुरू है। सभी की नजरें बजट पर टिकी हैं। बिहार के फाइनेंशियल एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री भी ये मानते हैं कि इस बार का बजट बिहार के साथ साथ देश भर के लिए सरप्राइजिंग बजट होगा। एक्सपर्ट की अगर माने तो 8वां वेतन आयोग की खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना है। वहीं इनकम टैक्स के स्लैब में और गाड़ियों की कीमत में छूट मिल सकती है। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट का आकार बढ़ सकता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने बारीकी से बजट को लेकर जानकारी दी है, जिनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई है। ऐसे में इस बार क्या तोहफा मिल सकता है, हम बातचीत करेंगे। बिहार के जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की टीम हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है ये और इस बार बहुत कुछ संभावना है कि मिलने की उम्मीद है। बजट जब भी आता है तब भी लोगों को उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहता ही है और खास करके हम लोग चूंकि बिहार से हैं और हमारे यहाँ एक जनसंख्या की बहुत भारी तादाद है, तो हमको एक्सपेक्टेशन रहता है कि बजट से और हर साल कुछ ना कुछ मिलते ही आया है। तो इस बार का बजट को हम एक थोड़ी बड़े पैमाने में देख रहे हैं कि ये जो विकसित भारत 2047 का रोड मैप बना हुआ है, तो उसके लिए मुझे लगता है हर साल का बजट जो है एक स्टेप फॉरवर्ड है। तो ये एक हॉलिस्टिक और एक बैलेंस्ड बजट होना चाहिए। और आप देखेंगे कि हम लोग जैसे स्टेट का जब हम लोग रैंकिंग करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट डिफरेंट कुछ डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है। तो हम जैसे बिहार पे है, हम देखेंगे हमारा ग्रोथ रेट 13.9% का है। हमारे यहाँ हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है। और आप देखेंगे हमारी जो आपकी 7 निश्चय 3 जो आया है उसमें भी बहुत सारे जो मतलब जितने भी आइडियाज हैं या जितने उनके सोच है, रोड मैप है, वो भी ऐसा ही है विच इज लिंकिंग टू फॉरवर्ड डेवलपमेंट। की बिहार जो है वो विकसित भारत 2047 का एक मेजर
कंट्रीब्यूटर बन के उभरे। दो चीज है। अभी देखिए, मैडम ने जैसा कहा, विकसित भारत 2047 की ओर हम लोग जा रहे हैं। दूसरा है सतत विकास लक्ष्य की बात भी है वहां पे, क्योंकि उसका भी अब कार्यकाल, उसका जो टारगेट था वो 2030 तक था। तो इस सरकार से जो कार्यकाल है उससे मैच कर रहा है, और उसमें भी हम लोग अभी थोड़े पीछे चल रहे हैं। तो उसमें भी हमको उम्मीद है कि इस तरह के राज्य जो थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो केंद्र को थोड़ा बजट उसमें या स्पेशल पैकेज देना चाहिए, ताकि हम लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि स्पेशल पैकेज तो मिले ही, लेकिन 8वां वेतन आयोग जो है उसकी खुशखबरी मिले। बिल्कुल, वो तो हर कोई चाह रहा है। 8वां वेतन आयोग की खुशखबरी बहुत जल्दी मिलने की उम्मीद है हम लोगों को। एज ए एक्सपर्ट क्या समझ रहे हैं, अभी चांस है? यस, बिल्कुल बिल्कुल। 8वां वित्त आयोग बहुत जल्दी ही, हमको लगता है कि उसका फायदा लोगों को मिलेगा। जैसे हम लोग तो बिहारवासी हैं, और आपने कहा कि इस बार महिलाओं ने जमकर के वोटिंग भी की है, तो हमारी उम्मीदें हैं। मैं एज ए हाउसवाइफ का भी रोल अदा करती हूँ, मैं वर्किंग वुमेन का भी रोल अदा करती हूँ, मैं एक मदर भी हूँ, मैं एक वाइफ भी हूँ। हर एक एंगल से मुझे लगता है कि जैसे हमारे घर में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, तो दोनों के प्रोस्पेक्ट से हेल्थ एंड एजुकेशन इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और अभी तो अच्छा आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत हो रहा है, और मैं उम्मीद करूंगी कि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को मिले। पहले जो पुराने नए में हाउसिंग लोन जो बायर होम हाउस बायर ले चुके हैं, 24B में उनका डिडक्शन मिलता था, अब नए जो रिजीम आया है उसमें नहीं है। तो कहीं न कहीं वो सेक्टर भी प्रभावित हो रहे हैं, जो लोग अब लोग नहीं लेना चाह रहे हैं। और जो लोग ले चुके थे वो तो अपने आप को ठगी महसूस कर रहे हैं कि अब नए में वो नहीं है, तो उनका लाभ नहीं मिल रहा है। और पुराने वाले में स्लैब को जस के तस ऑब्सोलेट करने का विचार है सरकार का, को ऑटोमेटिक ऑब्सोलेट हो जाएगा। की उम्मीद है? पहले तो 24B का लाभ मिलेगा, उम्मीद है ऐसा कि, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी उससे प्रभावित होती है। देखिए, GST रिडक्शन अभी फिलहाल हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी फर्दर रिडक्शंस होंगे। और जहाँ तक जेनजीज और स्टार्टअप्स की बात आती है, तो भारत सरकार और बिहार सरकार काफ़ी काम कर रही है इसके ऊपर। हमारे मुख्य सचिव द्वारा उद्योग वार्ता भी की जाती है कि आपके जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बिहार में, उनको क्या क्या सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा बिहार सरकार की और भी सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। मेरा मानना ये है कि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स को फॉर्म भरना होता है, तो उसको हम कितने अच्छी तरीके से सुचारू रूप से संचालित कर सकें, उसको कैसे स्ट्रीमलाइन कर प्रक्रिया में चाह रहे हैं कि और बदलाव हो, सुलभ किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसेस जो होता है उसको चाहते हैं कि एक सिंगल विंडोज जो है वो बिहार स्तर पे और केंद्र स्तर पे उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। पीएम मोदी हो या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, सभी से उम्मीदें हैं, और तमाम महिला एक्सपर्ट्स हों या फिर जो पुरुष एक्सपर्ट हों, सभी ने ये जानकारी दी है कि इस बार ऐसा हो सकता है। अब देखना यह है कि आखिर 1 तारीख को जो बजट पेश हो रहा है, उस बजट में बिहार के नाम क्या सब घोषणा होती है, इसके अलावा पूरे देशवासियों को कितनी राहत मिलती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो चिराग पासवान के निर्देश के बाद एलजेपीआरवी के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगना शुरू हो चुका है। समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी जनता दरबार में पहुंची और लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना। शांभवी ने विभागीय अधिकारियों से बात कर जनता की समस्याओं को सुलझाने के प्रयास किए। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए शांभवी चौधरी ने कहा कि चुनाव में जनता ने जिस तरह से समर्थन देकर पार्टी को बहुमत दिलाया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी समस्याओं को हम सुने और उसका समाधान निकालें। लोजपा रामविलास के दफ्तर में जनता दरबार लगना शुरू हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जो निर्देश पारित किया था उसके आलोक में जनता दरबार सज रहा है। और आज जो सांसद है शांभवी चौधरी जी हैं वो यहाँ पे पहुंची हैं, साथ में वेद जी हैं, तमाम लोग जो यहाँ पे हैं। ये जनता दरबार कैसा लग रहा है? यहाँ दरबार यहाँ कार्यालय में लगा के देखिए, हम लोग चुनाव जीतने के बाद लगातार अपने क्षेत्र में तो जनता दरबार लगाते ही थे। हर ब्लॉक वाइज भी लगाए हैं, विधानसभा वाइज भी लगाए हैं, पर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का विशेष आप कह सकते हैं निर्देश था कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो सारे सांसदगण हो, मंत्रीगण हो, विधायकगण हो, पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, पदाधिकारी हो,
जनता हो और कार्यकर्ता हो, इन सब के बीच में एक डायरेक्ट संवाद होना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो हमारे गांव के कार्यकर्ता हैं उनकी बातों को भी सुनना, और कोने दर कोने हमारे प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको भी हम लोग को, उन लोग की भी समस्या को सुन के क्लियर पैसेज जरूर तैयार करने हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा में हमने देखा कि लोक जनशक्ति पार्टी को अपार भरोसा और आशीर्वाद मिले। तो ये शांभवी चौधरी थी। उनका कहना है कि जो जनता दरबार है वो कोशिश इस बात की है कि जनता के तमाम जो मुद्दे हैं वो यहाँ तक पहुंचे और उसके जो समस्याएं हैं वो सुलझे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और अब बात भागलपुर की, जहां पर 3 साल से चल रहे भोलानाथ फ्लाईओवर के निर्माण के चलते स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में अब गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। दरअसल निर्माण कार्य ठीक ढंग से नहीं होने के कारण नाले का गंदा पानी आसपास के घरों में घुस रहा है। लिहाजा निर्माण कार्य में जुटी कंपनी के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। वहीं जानकारी मिलते ही भागलपुर के नगर विधायक रोहित पांडे मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। उन्होंने पुल निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारियों को बुला करके वैकल्पिक व्यवस्था करने और लोगों की समस्या का समाधान निकालने का निर्देश दिया। स्थिति तो वास्तव में विषम है, लेकिन चूंकि निर्माण कार्य चल रहा है और उस निर्माण कार्य में चलते हुए में भी बाकी भी नागरिक सुविधा का भी ध्यान देना है और निर्माण कार्य भी करना है, तो इस नाते उसमें जो थोड़ा त्रुटि रही है या जो अभी ये है उसको जो है वो आज ठीक किया जा रहा है, ताकि हम लोग इस नरकीय जीवन से निजात पा सकें। तो ये जब तक निर्माण कार्य चल रहा है तब तक तो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। नगर निगम से समन्वय स्थापित करते हुए कल से ही इसमें साफ सफाई का काम द्रुत गति से किया जा रहा है। कल जो स्थिति दिख रहा था आपको, वो स्थिति आज लगभग समाप्त की ओर है और कल ये पूरा क्लीन दिखेगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज